सभी को गुड इवनिंग। वेलकम है आपका होम साइंस विद चार्ली में। अभी हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है, तो उसी में हम लोग क्रमशः आगे बढ़ते हुए अपने इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। तो चलिए अब ज़्यादा कुछ बातचीत तभी तो नहीं करेंगे, क्योंकि कल तो जो हमारी बातचीत हुई ही थी। उसमें आप लोगों ने कुछ कुछ करने को बोला है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी आप लोगों ने बोला है उसको मैं जल्द से जल्द थोड़ा सा सही कर सकूँ। उसको सही क्या मतलब आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर सकूँ, जिस तरीके की बातें हैं और जिस तरह की चीज़ें आप लोगों ने करने को बोली है। टाइम टेबल की बात करी थी जो है लता जी ने। तो देखिए टाइम टेबल का ठीक है, मैं तो टाइम टेबल एक बना सकती हूँ, एक है ना, एक एवरेज टाइम टेबल जिसमें हर कोई मतलब उसको मैनेज कर सके। लेकिन देखिए होता क्या है ना, हर कोई अलग अलग टाइम पे जो है फ्री होता है, और हर किसी के पढ़ने का जो एक मूड होता है वो भी अलग अलग टाइम पे होता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपना अपना टाइम टेबल बनाएं अपने टाइम के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा रिकमेंड किया है कि एक टाइम टेबल बना दिया जाए, थोड़ा सा एक बना दिया जाए, जिसके साथ फिर उसके साथ आप लोग भी जैसे जैसे एक मैं बना करके दे दूँगी, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा अपना जो है मतलब मैनेज कर लोगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेट पे, और ये वाला जो क्वेश्चन होंगे आपके वो टीजीटी पीजीटी एलटीजी आईसी के लिए ही होंगे, और हायर में भी आपको हेल्प करेंगे ऐसा नहीं है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी के लिए बिल्कुल मतलब डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक, क्योंकि ये जो इसका लेवल है वो टीजीटी पीजीटी का ही लेवल रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा कोट है हमारे लिए कि लव योर सेल्फ, वर्क सुपर हार्ड एंड लिव योर पैशन। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो लिखा है ना वर्क सुपर हार्ड, ये यही आपका जो भी चीज़ें आप सोचते हैं, आप करना चाहते हैं, उन सब का जो एक कह सकते हैं ना, उन सब की जो एक की है, उन सब का जो सॉल्यूशन है, सब कुछ पूरा निचोड़ यही है। आप मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, ठीक है। और उसके साथ ही साथ खुद से आप प्यार करिए और अपने पैशन को फॉलो करिए, अपने पैशन को जीने के लिए, अपने पैशन को पाने के लिए खूब मेहनत करिए, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा नहीं वो करेंगे, अब आते हैं हम लोग फटाफट अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि गेहूं का जो स्टार्च होता है, आज का जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेगा वो टेक्सटाइल से मिलेगा, और कुछ आपको सिलाई से मिल जाएगा, तो पहले ही थोड़ा सा वो हो जाता है, आप लोग देखना। इसके बाद है फिर हाँ कि गेहूं के स्टार्च के कण जो होते हैं, ये आपके जो कपड़ों में माड़ वगैरह लगाया जाता है वहाँ से रिलेटेड है। तो जो गेहूं के स्टार्च के कण हैं वो कैसे होते हैं, कुछ बड़े एवं बढ़िया किस्म के होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म एवं सबसे अच्छी किस्म के होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं, और वस्त्र पर अत्यधिक कड़ापन लाते हैं, या उपरिक्त में से कोई नहीं। तो आपने गेहूं का देखा ही होगा कि गेहूं के जो कण होते हैं, मतलब गेहूं के स्टार्च के जो कण होते हैं, वो कुछ बड़े होते हैं और बढ़िया किस्म के होते हैं, मतलब उनका क्वालिटी अच्छी होती है, बट जो इनके कण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं। इस वजह से हम यहाँ ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टार्च प्राप्ति का स्रोत है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, या फिर आपका प्रोटीन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है, सीधे सीधे हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे जाएंगे। यहाँ पर भी आपका ए क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साबूदाने के स्टार्च से कैसा कड़ापन आता है। पर्याप्त कड़ापन आता है, परंतु वांछित नमनीयता नहीं आ पाती। पर्याप्त कड़ापन एवं वांछित नमनीयता दोनों ही आती है। हल्का कड़ापन एवं नमनीयता आती है। या फिर फोर्थ है आपका कि इनमें से कोई नहीं। तो जो साबूदाना का जो स्टार्च होता है उससे अगर हम माड़ लगाते हैं कपड़ों में, तो उससे पर्याप्त कड़ापन आ जाता है, परंतु वांछित जो होती है नमनीयता नहीं आ पाती है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि जब आप उसको सुखा लेते हो तो उतना वो सॉफ्ट नहीं हो पाता, बहुत ही कड़ा कड़ा रह जाता होगा, ठीक है। अगर कपड़े में बहुत ज़्यादा भी कड़ापन है तो भी तो वो हमें पहनने में दिक्कत करेगा ना, तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि वांछित नमनीयता नहीं आ पाती, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चावल के स्टार्च के कण कैसे होते हैं, मतलब जब अगर चावल के आटे का आप लगाते हो स्टार्च, तो उनके कण कैसे होते हैं। बड़े होते हैं तथा वस्त्र पर अत्यधिक कड़ापन लाते हैं। मध्यम आकार के होते हैं, वस्त्र की रचना के लिए सर्वथा उपयुक्त होते हैं। सूक्ष्म होते हैं तथा वस्त्र पर वांछित कड़ापन एवं नमनीयता लाते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चावल के होते हैं, मतलब चावल के स्टार्च के कण, वो आपके काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, और वस्त्र पर क्या करते हैं, वांछित कड़ापन और नमनीयता भी लेकर आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अरारोट का स्टार्च प्राप्त किया जाता है चावल से, मक्का से, साबूदाने से, या एक विशेष प्रकार की पौधे की जड़ से। तो ये एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, उसकी जड़ से आपका अरारोट प्राप्त किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन नील। यहाँ पर नील की बात हो रही है जो कपड़ों में दी जाती है, ज़्यादातर सफ़ेद कपड़ों में। तो जो एनिलीन नील है वो कैसे तैयार की जाती है? कृत्रिम विधि से तैयार नील है, या नील के पौधे से प्राप्त किया जाता है, या खनिज पदार्थ की सहायता से प्राप्त किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका एनिलीन नील होता है ना वो कृत्रिम विधि से तैयार किया गया नील है, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है इंडिगो नील प्राप्त किया जाता है नील के पौधे से, खनिज पदार्थों की सहायता से, कोलतार के रंगों से, या फिर आपके उपर्युक्त सभी। तो जो इंडिगो नील होता है ना ये आपके नील के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक सुरक्षित एवं प्रचलित नील है, इंडिगो नील है, अल्ट्रामेरीन ब्लू यानी कि अल्ट्रामेरीन नील है, या एनेलिन नील है, या पर्शियन ब्लू नील है आपका। तो जो सर्वाधिक सुरक्षित और काफ़ी प्रचलन में है नील वो आपका अल्ट्रामेरीन ब्लू होता है, ठीक है, जिसको आप अल्ट्रामेरीन नील भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है पर्शियन ब्लू क्या होता है? वही पर्शियन ब्लू नील अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, देखिए डी ऑप्शन है। तो ये क्या है, किस चीज़ का मिक्सचर है ये? पोटेशियम फेरोसाइनाइड एवं आयरन सल्फेट का मिश्रण होता है, या बेरियम सल्फेट एवं कॉपर सल्फेट का मिश्रण होता है, सोडियम सल्फेट कोयला एवं सोडा ऐश का मिश्रण होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका पर्शियन ब्लू होता है ना वो आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड एवं आयरन सल्फेट का मिश्रण होता है, ठीक है। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको ये मिलेंगे, अरे मतलब एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली मिलना चाहिए, ठीक है। और नहीं भी मिला तो इससे आप अगर आप ध्यान से इसको आप पढ़ेंगे तो इसी क्वेश्चंस में से आप दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नील का उपयोग किया जाता है, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी। जो आपके वाइट कलर के कपड़े होते हैं उनमें ही हम नील ज़्यादा लगाते हैं, या फिर कुछ किसी ऐसे कपड़ों पे भी लगाते हैं जो मतलब जिनमें वाइट कलर ज़्यादा हो और बाकी रंगीन कलर कम हो, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा कभी कभार डाल देते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, सफ़ेद कपड़ों में ही नील दिया जाता है। नेक्स्ट है सबसे शुद्ध जल होता है, नदी का जल, वर्षा का जल, या समुद्र का जल, या कुएं का जल। एक सेकेंड, तो आपको ये बात भी पता है वर्षा का जल होता है, ठीक है, वर्षा का जल मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि आपको कोई मतलब कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता होती है। तो जल में जो कठोरता होती है वो अस्थायी कठोरता क्या होती है? जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुलने के कारण, या जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट घुले होने के कारण, उपर्युक्त दोनों ही, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन होगा, अस्थायी कठोरता की बात हो रही है। स्थायी कठोरता तब होती है जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट घुले हुए होते हैं, तो वो आपकी स्थायी कठोरता होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। जबकि इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया है आपका कि जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुलने के कारण, तो अगर आपके जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हुए हैं तो इसका मतलब है कि उस जल में आपके अस्थायी कठोरता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आगे फिर मिलेगा अभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, देख लीजिए। इसमें क्या है कि अस्थायी कठोरता की बात हो रही है, ठीक है। तो अस्थायी कठोरता आप कह सकते हो, सीधे मैं ऑप्शन पे आ जाऊं कि जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है। अब एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं तो कौन सी कठोरता होती है, अस्थायी या फिर अस्थायी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको आप नोट कर सकते हो, या एक से दो बार आप वीडियो भी देखेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। बस आपको ये क्या कहते हैं, कैल्शियम मतलब क्लोराइड और सल्फेट जहाँ पे रहेगा वहाँ पर आपकी अस्थायी कठोरता होगी, और जहाँ पे आपके बाइकार्बोनेट होंगे वहाँ पर आपकी अस्थायी कठोरता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र है। ये तो बहुत ही आसान है, जो आपका NaOH होता है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। फिर नेक्स्ट है आपका कैलगन कहते हैं। कैलगन क्या है? कैलगन जो है एक जल को शुद्ध करने की अस्थायी विधि के अंतर्गत आता है। तो उसमें हम देखेंगे कि कैलगन का एक दूसरा नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, या फिर चूने को कहते हैं, या सोडियम जियोलाइट को कहते हैं। तो जो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को हम लोग कैलगन भी कहते हैं, ठीक है। इस विधि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये जो कैलगन होता है ना, कैलगन के थ्रू कैसे वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। जो जल में आपके जो देखिए जल में आपके क्या होते हैं कि उपस्थित जो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट होते हैं, वो कैलगन से जब मिलते हैं तो वो अघुलनशील एक श्वेत अवक्षेप बना लेते हैं। आप ये कह सकते हो कि उसी में जाकर के अवक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। अवक्षेपित होने का मतलब क्या है? एक तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं, या पानी से थोड़ा अलग हो जाते हैं, ठीक है। और जिन्हें छान करके अलग कर लिया जाता है और अच्छा जल प्राप्त किया जा सकता है। और सोडियम हेक्साफॉस्फेट को ही कैलगन कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा वो था, मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है परम्यूटेड कहते हैं। तो परम्यूटेड भी एक विधि है, ये आप लोग जानते ही हैं। अब इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि परम्यूटेड विधि जो है वो अस्थायी कठोरता दूर करती है या अस्थायी कठोरता दूर करती है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर इसका ऑप्शन है कि सोडियम तथा एल्युमिनियम के मिश्रित सिलिकेट को परम्यूटेड कहते हैं, या कैल्शियम तथा सोडियम के मिश्रित सिलिकेट को कहते हैं, या सोडियम तथा बेरियम के मिश्रित सिलिकेट को कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका सोडियम तथा एल्युमिनियम के मिश्रित सिलिकेट होते हैं उनको हम लोग परम्यूटेड कहते हैं। फिर नेक्स्ट है घरेलू स्तर पर जल को मृदु बनाने के लिए कौन कौन सी तकनीक हो सकती है। सोडा ऐश विधि का उपयोग करना चाहिए, अमोनिया का घोल डालना चाहिए, कास्टिक सोडा का उपयोग करना चाहिए, या आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो चारों विधियां दी गई हैं, इन सभी विधियों के थ्रू आप जल को क्या कर सकते हैं, मृदु यानी कि सॉफ्ट या फिर उसको अच्छा प्योर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चादर को, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पर मुझे सही लगा क्योंकि कन्फ्यूज़न वाला है तो इसलिए मैंने डाल दिया। चादर यानी कि बेडशीट की बात हो रही, तो बेडशीट को जब आप इस्त्री करेंगे तो उसको कैसे मतलब कैसे मोड़ना चाहिए उसको, लंबाई में 1 बार, चौड़ाई में 2 बार, लंबाई में 2 बार तथा चौड़ाई में 3 बार, या फिर लंबाई में 2 बार और चौड़ाई में 1 बार। तो इसको आप जाएंगे, हम लोग लंबाई में उसको 2 बार करेंगे और चौड़ाई में हम उसको 3 बार बनाएंगे, ठीक है, मतलब 3 बार फोल्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि किस पुर्जे से कपड़े को आगे खिसकाने का काम होता है। ये 4 क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी जो है मार्क किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, सो दैट मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। 1 मिनट के लिए आप लोग रुको जरा। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि किस पुर्जे से कपड़े को आगे खिसकाने का काम होता है। तो इसमें आपको दिया हुआ है, मतलब दिया ही हुआ है कि जो आपका फीड डॉग होता है वो आपका कपड़े को आगे खिसकाने का काम करता है, ठीक है। जब हम स्टिचिंग करते हैं तो कपड़ा जो है खुद ब खुद आगे की तरफ जाता रहता है, आपने ये नोट किया होगा। फिर इसके बाद ये जो आपका बॉबिन वाइंडर, इसमें आपको पता ही है कि इसमें धागा भर के अंदर लगाया जाता है। इसके बाद जो आपका ये स्टिच रेगुलेटर स्क्रू होता है, इससे हम क्या करते हैं, स्टिच की जो लेंथ होती है, मतलब सिलाई कितनी लंबी चाहिए, सबसे छोटी सिलाई चाहिए या मीडियम साइज़ की चाहिए या बिल्कुल लार्ज साइज़ की चाहिए, तो उससे हम लोग इसको, इस स्क्रू को हम लोग कम मतलब टाइट और ढीला करके हम लोग देख सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं अपनी स्टिच की जो लंबाई है। नेक्स्ट है बखिया कितने धागों से बनता है। तो बखिया जो है आपका वो 2 धागों से बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए। तो कोई भी अगर हम और आप नॉर्मल कपड़े की सिलाई करें तो उसमें आपकी 16 नंबर की सुई ही होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और मैंने आज पढ़ी कि अगर जैसे हम लोग कोई बहुत मोटा कपड़ा सिल रहे हैं, लाइक कैनवास टाइप का हो गया, कैनवास जैसे बनाया जाता है ना, सिल कर उसका कपड़ा काफ़ी थिक होता है, और भी अगर कोई भी मोटा कपड़ा है तो उस मोटे कपड़े के लिए हमेशा हमें जो 21 नंबर की सुई लेनी चाहिए। कितने नंबर की, 21 नंबर की, इसको आप लोग ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है किस स्टिच में टाँके बिल्कुल पास पास आते हैं। तो वो आपकी जो बैक स्टिच होती है उसमें आपकी टाँके बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल पास पास आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं का चोकर का जो सत्त होता है वो कैसा शोधक, यहाँ पर शोधक पदार्थ वाली जो, मतलब हम लोग जिन चीज़ों से हम लोग कपड़े साफ़ करते हैं उस तरह के मटेरियल के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जो गेहूं का चोकर का सत्त होता है वो कैसा, मतलब शोधक पदार्थ है। बढ़िया प्रकार का शोधक है, साधारण प्रकार का है, या अपमार्जक है, या वस्त्र पर कड़ापन एवं सफ़ेदी लाता है। तो जो गेहूं का चोकर का सत्त होता है वो आपका साधारण प्रकार का शोधक पदार्थ है। इससे आप साधारण तरीके से सफाई कर सकते हैं, मतलब। फिर नेक्स्ट है वशीय अम्लों के लवण को कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका, वशीय अम्लों के लवण को कहा जाता है शोधक पदार्थ, अपमार्जक, विरंजक या साबुन। तो इसको हम लोग सोप कहते हैं, यानी कि साबुन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शोधक पदार्थों का उपयोग किया जाता है गंदे एवं मैले वस्त्रों को स्वच्छ करने में, वस्त्र पर कड़ापन लाने में, वस्त्र पर सफ़ेदी एवं उज्ज्वलता लाने में, या उपयुक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ए, आपका गंदे और मैले वस्त्रों को स्वच्छ करने में शोधक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है जो गर्म विधि से तैयार साबुन होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है, मृदु एवं नरम होता है, या उपयुक्त दोनों ही होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गर्म विधि से जो साबुन तैयार किया जाता है वो साबुन हमेशा आपका कैसा होता है, कठोर होता है। नेक्स्ट है ठंडी विधि से तैयार साबुन कैसा होता है, मृदु एवं नरम होता है, कम समय एवं श्रम लगता है, उपयुक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका उपयुक्त दोनों ही। मतलब कि ठंडी विधि से जो साबुन तैयार किया जाता है वो सॉफ्ट भी होता है और उसमें कम समय और श्रम लगता है, क्योंकि वो आसानी से पानी के साथ क्या होता है, झाग फेंक सकता है, ठीक है। साबुन निर्माण में मुख्य कितने चरण होते हैं। तो सिर्फ 2 चरण होते हैं आपके, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। नेक्स्ट है उत्तम प्रकार के अपमार्जक कैसे होते हैं, क्षार रहित होते हैं, मतलब कि उनमें अल्कलाइन नहीं होता है, फिर वसा रहित होते हैं, या कठोर जल में क्रियाशील नहीं होते हैं, या उपयुक्त सभी। तो जो उत्तम प्रकार के अपमार्जक होते हैं वो आपके बिना क्षार वाले होते हैं, ठीक, यानी कि क्षार रहित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक गंदे वस्त्रों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है चोकर का सत या रीठा या पैराफिन या सिकाकाई। तो अत्यधिक गंदे वस्त्रों को धोने के लिए पैराफिन का यूज़ किया जाता है। एक सेकेंड, पैराफिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि आपका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रावण साबुन के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? हल्के क्षार एवं ग्रीज के घोल का उपयोग किया जाता है, तीव्र क्षार एवं कठोर वसा का उपयोग किया जाता है, हल्के क्षार एवं हल्के वसा का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो द्रावण साबुन का निर्माण किया जाता है आपके, वो हल्के क्षार एवं ग्रीज का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोग इसको देखिएगा, बताइएगा कैसा है। और आप लोग परम्यूटेड, ये आपका होमवर्क एक तरीके से, कि परम्यूटेड विधि से कैसे हम मतलब जल की स्थायी कठोरता दूर करते हैं या अस्थायी कठोरता दूर करते हैं, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बताएंगे। तो चलिए, आज थोड़ी सी तबीयत भी मतलब ढीली है, तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन नहीं रखे। बट जो क्वेश्चन रखे हैं, क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको आप लोग थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत लगे तो नोट डाउन भी कर लेना। बाकी कल से फिर हम लोग अच्छे मतलब ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज चलाते रहेंगे। और अगर बीच बीच में कुछ और भी नए नए टॉपिक्स या कुछ भी मिलता है तो मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली जो है मतलब शेयर करूँगी। चलिए, इतनी देर आप लोगों ने देखने के लिए थैंक यू। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और अपना भी रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी आपकी बनी होनी चाहिए आपकी तैयारी में। हर तरह से खुद को तैयार करिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट देख करके आपको तैयारी नहीं करनी है। इस चीज़ को आप लोग अपने सामने लिख लीजिए कहीं, है ना, कि हमें एग्ज़ाम की डेट के हिसाब से तैयारी नहीं करनी है। तो चलिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। रात होने वाली ना, इसलिए गुड नाइट भी बोल दिया है।